हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर लाइफ क्लासेस। तो हम लोगों ने ग्रेड 12 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें का लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात किए थे? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अभी तक हुआ क्या? अब जब पॉलिनेटिंग एजेंट्स ने अपना वर्क कर दिया तो क्या होगा? तो होगा ये कि स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आएंगे तो स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आएंगे तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच कुछ कन्वर्सेशंस होंगे। ठीक है, किस बात के लिए कन्वर्सेशन होगा? इस बात के लिए कन्वर्सेशन होगा कि वो जो पॉलन ग्रेन आया है स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट करेगा या नहीं, मतलब कि स्टिग्मा में वो पॉलन ट्यूब बनाएगा या नहीं। इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक में जिसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हमारा टॉपिक का क्या नाम है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और आज का गोल हम लोग का क्या है? तो आज हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और फिर एक और क्लास करेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जहां तक हमें याद है ऑलरेडी इसका 4 सेशन हो चुका है इस चैप्टर पे। आज ये 5वां सेशन रहेगा और उसके बाद हार्डली एक और सेशन लगेगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड से समझिए क्या लिखा है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या कि पॉलन जो है वो पिस्टिल से इंटरेक्ट करता है। अब क्या मतलब है इसका? तो कहने पहले मैं बताता हूं क्या है पॉलिनेशन का। क्या मतलब था? पॉलिनेशन का मतलब था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ गया तो पॉलिनेशन हो गया। तो क्या सारे पॉलिनेशन का रिजल्ट फर्टिलाइजेशन होगा? क्या जब भी पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा? तो नहीं, जब भी पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कब फर्टिलाइजेशन होगा? तो फर्टिलाइजेशन तब होगा जबकि स्टिग्मा पे राइट टाइप का पॉलन आए। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब सुनिए क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिनेशन हो जाना ही इसका मतलब नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो प्रोसेस है, जो सीड का फॉर्मेशन है, फ्रूट का फॉर्मेशन है, ये होगा, इस बात की गारंटी पॉलिनेशन नहीं लेगा। पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं लेगा कि जर्मिनेशन होगा या नहीं, फर्टिलाइजेशन आगे होगा या नहीं। तो कौन लेगा? तो वो इन दोनों के बीच का जो बातचीत है, अब मुंह तो है नहीं यहाँ बातचीत करने के लिए, तो इनके बीच केमिकल कन्वर्सेशन होगा। और वो केमिकल कन्वर्सेशन अगर आपस में उन दोनों के बीच का केमिकल कन्वर्सेशन सही रहा तो आगे काम होगा, सही नहीं रहा तो काम नहीं होगा। तो सारे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन करवाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ? पॉलन डज नॉट इंश्योर fertilization and post fertilization events। जो मैं लिखा आप समझ रहे हैं कि जो पॉलन जो सॉरी यहां मैं पॉलिनेशन लिखना चाहता था। पॉलिनेशन ये इंश्योर नहीं करेगा कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स आएंगे वो 2 प्रकार के होंगे। एक होगा राइट टाइप पॉलन और एक होगा रॉन्ग टाइप पॉलन। अब कौन होगा राइट टाइप पॉलन और कौन होगा रॉन्ग टाइप पॉलन? तो राइट टाइप पॉलन वो होगा, राइट टाइप पॉलन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैटिबल होता है ना, कॉम्पैटिबल माने जो सक्षम है ना, लायक। और है रॉन्ग टाइप कौन है? इनकॉम्पैटिबल। तो 2 होंगे, एक हो गया राइट टाइप और दूसरा क्या हो गया? रॉन्ग टाइप। तो ये जो राइट टाइप होगा और रॉन्ग टाइप होगा, तो कैसे पता चलेगा कि पॉलन राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप? तो ये डिपेंड करता है किसके बीच? पॉलन और पिस्टल के बीच के इंटरेक्शन के बीच होगा। क्या मैं यहां लिखता हूं कि द टाइप
द टाइप ऑफ पॉलन which will germinate into pollen tube is called compatible pollen grain. Is called compatible pollen grain. ठीक है, वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? The type of pollen which will not germinate into, सॉरी यहाँ पे स्टिग्मा आता, which will not germinate into stigma is called incompatible pollen grain. compatible PIU है ना, क्लियर है? जो यहां से अब डायग्राम समझिए, अगर ये हम बनाते हैं पिस्टिल, क्या बनाते हैं? पिस्टिल या कार्पल, और इस पे क्या है हमारा? ये हमारा स्टिग्मा, ये हमारा क्या है? स्टाइल है, ये हमारा क्या है? ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल। इस पे पॉलन ग्रेन आया, तो ये पॉलन ट्यूब इसमें डेवलप करेगा या नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि जो पॉलन ट्यूब है, जो पॉलन ग्रेन है, वो कॉम्पेटिबल है या नहीं। ठीक है, और पता कैसे चलेगा कॉम्पेटिबल कौन है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, द आइडेंटिफिकेशन the germination of the pollen in stigma is result of the chemical dialogue between pistil and pollen। क्या मतलब? मतलब ये कि पॉलन करेगा, द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन इन स्टिग्मा इज रिजल्ट ऑफ केमिकल डायलॉग बिटवीन पिस्टिल एंड पॉलन। इनके बीच क्या होगा? केमिकल कन्वर्सेशन होगा। जब यहाँ पे आएगा पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो इसके अंदर से कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ केमिकल्स जाएंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए वो राइट है या नहीं। अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तो इसमें जर्मिनेट करेगा, और रॉन्ग टाइप का अगर होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? स्टिग्मा सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करेगा, उसी पॉलन को एक्सेप्ट करेगा जो राइट टाइप का होगा, जो रॉन्ग टाइप का होगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद की कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे है। तो क्लियर है? क्या क्लियर है? ठीक है, तो क्या बात समझ में आया कि पॉलन अगर राइट टाइप का है तो क्या होगा? एक्सेप्टेड। पॉलन अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। क्लियर है? राइट टाइप का पॉलन जाएगा, एक्सेप्ट होगा, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और रॉन्ग टाइप का पॉलन जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो हम लोग को एक डेफिनेशन यहाँ ये लिख लेना है कि द एक्सेप्टेंस और rejection of the pollen grain by the stigma yeah, you can also write pistil, by the pistil is called pollen pistil interaction। क्लियर है कि जब पॉलन स्टिग्मा पे जाएगा तो एक्सेप्ट होगा कि वो रिजेक्ट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। क्लियर? पॉलन पे सीधा सा बात यह है कि पॉलन पिस्टिल के बीच की बातचीत
ठीक है, कि बात बनेगी या नहीं बनेगी, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कह रहे हैं। अब जरा डायग्राम एक समझते हैं। ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रायो सैक। और अगर ये माइक्रोपाइलर रीजन है और ये चैलेंजर रीजन है, तो यहाँ पे क्या मौजूद है, एग मौजूद है, एग सेल। और यहाँ पे क्या मौजूद है, सिनर्जिड। और यहाँ पे भी 3 सेल मौजूद थे, याद करिए, ये सब ऑलरेडी पुरानी क्लासों में बताई गई है। एंटीपोडल्स, और ये बना हमारा स्टिग्मा। जब इस पे राइट टाइप का पॉलन आएगा तो क्या होगा, इसमें ट्यूब डेवलप होना चालू करेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि व्हेन राइट pollen comes on stigma, pollen tube, it starts developing in tissue of stigma and style to reach into ovule, और you can say embryo। ठीक है, जब यहाँ पे राइट टाइप का पॉलन आएगा तो ये जो स्टिग्मा है और जो पिस्टिल जो टिश्यू है उसमें पॉलन ट्यूब डेवलप होना चालू होगा। तो अगर मैं एक पॉलन ग्रेन्स की बात करूं, अगर मैं एक पॉलन ग्रेन की बात करूं तो याद होगा कि कुछ इस तरीके का पॉलन ग्रेन जो वो होता था, है ना। और किसी एक जर्म पोर से, ये सारे जर्म पोर थे, ये लेयर एक्साइन था, ये लेयर क्या था, एंटाइन था। ठीक है, किसी एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूब डेवलप होना चालू करेगा। ये है डेंस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इसमें से आएगा ना, इसमें से सेल इसमें आने लगेगा। 2 और सेल्स थे, आप याद करिए, जिसको हम क्या बोलते थे, मेल के गैमीट्स। जो कैसे बना था, जो बना था जेनरेटिव सेल से क्या बने थे, 2 मेल के गैमीट। और ये भी बताया गया था आपको कि 60% में क्या होता है, 60% में जो है वो 2 सेल्ड स्टेज होता है, और थर्ड जो 40% बचा उसमें 3 सेल्ड स्टेज वो होता है। ठीक है, तो ऐसा हमारा क्या है, पॉलन ट्यूब दिखता है। ठीक है, ये पूरा पॉलन ग्रेन्स था, इसमें पॉलन ट्यूब डेवलप हुआ है। यहाँ ध्यान ये देना कि इसमें वेजिटेटिव सेल है, साइटोप्लाज्म है, सेल है, साइटोप्लाज्म रहेगा, मेल का गैमीट है। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये पॉलन ट्यूब जो है, ये जो पॉलन ट्यूब है, इस ओवरी में, इस ओव्यूल में, इस एम्ब्रायो सैक में कैसे इंटर करेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट सीख लिया अब हम लोग उसको अंदर एंट्री कराना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू ओवरी। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओवरी, और यू कैन आल्सो राइट ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल ही लिखते हैं, बेटर रहेगा, ओव्यूल ही लिखते हैं। ठीक है, कैसे एंट्री करेगा, तो सबसे पहला तो ये रास्ता है कि वो चलेगा से एंट्री कर जाए। मैं दोनों आपको तीनों तरह का डायग्राम करके दिखा दूंगा। एक ऑप्शन है उसके पास कि वो इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंट्री कर जाए, इंटेगुमेंट्स। और तीसरा ऑप्शन है कि वो माइक्रो पाइल के थ्रू एंट्री कर जाए। ठीक है, चलाजा से अगर एंट्री करेगा तो उसको बोलते हैं चलेजोगैमी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, चलेजोगैमी। अगर वो इंटेगुमेंट से एंट्री कर जाए
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजोगैमी, सॉरी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीजोगैमी। ठीक है। अगर वो माइक्रोपाइल से एंट्री कर जाए तो उसे हम लोग कहेंगे पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या मतलब, मतलब ये, जैसे इसका मैं पहले दिखाता हूं। अगर ये मान लीजिए हमारा ये M है, ये C है, तो संभव है कि अगर इसमें ओव्यूल है, ये अगर ओव्यूल है तो जो पॉलन ट्यूब है वो ऐसे एंट्री करे, ये ऐसा संभव है कि ऐसे किधर से एंट्री करे, चलेजा से एंट्री करे। अगर चलेजा से एंट्री करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, चलेजोगैमी कहेंगे। ठीक है। अगर इंटेगुमेंट से एंट्री करे, इसको भी मैं समझा देता हूं। ये ऐसा है और ये ओव्यूल है ना, और ये अगर ऐसे एंट्री करे, इधर से साइड से एंट्री करे, इंटेगुमेंट से एंट्री कर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मीजोगैमी कहेंगे। और अगर ये माइक्रोपाइल, नीचे होता है ना माइक्रोपाइल, ऊपर में है माइक्रोपाइल, अगर डायरेक्ट ऊपर से ही एंट्री कर जाए, अगर ऐसे, ये माइक्रोपाइल और ये चलेजा और ये इसका ओव्यूल, तो ओव्यूल का ये वाला पोर्शन अगर ये डायरेक्ट सीधे एंट्री कर जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा तो उसको क्या कहेंगे, पोरोगैमी कहेंगे। तो तीनों तरह का कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पॉलन ट्यूब चलेजा से एंट्री करे तो चलेजोगैमी। ये तीनों वर्ड नहीं भी याद रहे चलेगा, बस इतना याद रखना है कि जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर 3 तरीके से एंट्री कर सकता है, और सबसे कॉमन है माइक्रोपाइल वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट कॉमन वे फॉर पॉलन ट्यूब entry in ovule is through माइक्रोपाइल। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, माइक्रोपाइल है। अब उसके बाद समझिए कि ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब है वो ऐसे भी चलेजा से भी एंट्री कर सकता है, इंटेगुमेंट से भी एंट्री कर सकता है, माइक्रोपाइल से भी एंट्री कर सकता है। मगर क्या, इन एम्ब्रायो सैक पॉलन ट्यूब enters only through माइक्रोपाइल। क्या आप बात समझे मेरे कहने का मतलब? मेरे कहने का ये मतलब है कि पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में, ओवरी से ओव्यूल के अंदर जो है वो चलेजा से भी एंट्री कर सकता है, इंटेगुमेंट से भी एंट्री कर सकता है, माइक्रोपाइल से भी एंट्री कर सकता है, मगर कभी भी एम्ब्रायो सैक के अंदर इसके अलावा, माइक्रोपाइल के अलावा और कोई रास्ता उसको एंट्री करने का नहीं होगा। तो क्यों, ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि जब पॉलन राइट टाइप का है आ जाता है स्टिग्मा पे, तो जो सिनर्जिड होता है एम्ब्रायो सैक के अंदर का जो सिनर्जिड होता है वो एक सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, और उस डीजनरेट सिनर्जिड की वजह से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, और उन केमिकल्स को पॉलन ट्यूब फॉलो करते हुए माइक्रोपाइल से एंट्री कर जाता है। मतलब कि अगर ये हमारा ओवरी है, ये हमारा ओव्यूल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एम्ब्रायो सैक। ठीक है। अगर ये माइक्रोपाइलर रीजन है तो ये चैलेंजर रीजन होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये चेंज करेगा। ठीक है, और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल के साइड में क्या होगा, ये एंटीपोडल्स हो जाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएंगे, एंटीपोडल्स। और यहाँ पे क्या है, 2 सिनर्जिड है और एक क्या है, एग है, और ये क्या है, सिनर्जिड है। जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया और ये पॉलन ट्यूब डेवलप हुआ, तो ये ऐसे होते हुए ये माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा।
ये कैसे एंट्री करेगा, माइक्रोपाइल से। क्यों, क्योंकि ये सिनर्जी एक डीजनरेट कर जाएगा और इसके डीजनरेशन की वजह से जो केमिकल्स आएगा वो ऐसे रास्ता डेवलप करेगा जिसको पॉलन ट्यूब फॉलो करके एम्ब्रायो सैक में एंट्री कर लेगा। तो हम ये बात लिख लेते हैं कि व्हेन स्टिग्मा receives right type of pollen, then one of the synergist degenerates and release chemical which guides pollen tube to enter embryo sac through माइक्रोपाइल। क्लियर है, क्लियर है कि एंट्री जब भी करेगा पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में तो कैसे एंट्री करेगा, माइक्रोपाइल से ही एंट्री करेगा। तो अभी तक के कहानी में क्या हुआ, तो अभी तक के कहानी में ये हुआ कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन मिला, वो पॉलन ग्रेन जो है वो होते हुए कहाँ आ चुका है, अब वो पॉलन ट्यूब डेवलप होते हुए एम्ब्रायो सैक में एंट्री कर चुका है। अब हम लोग ये जानते हैं कि एम्ब्रायो सैक में एंट्री करने के बाद, अच्छा एक बात और है यहाँ, क्या पॉलन ट्यूब जो है, जो पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब बनने का काम है, क्या सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा पे भी होगा? तो इसको हम लोग लैब में भी करा सकते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो जर्मिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन विट्रो जर्मिनेशन। तो हम लोग इन विट्रो जर्मिनेशन मीन्स लैब में भी पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सब में तो नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट्स है, ठीक है, उसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे बाल्सम हो गया, बाल्सम उसका एक एग्जाम्पल है, क्रोटोलेरिया हो गया, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है जिसमें हम लोग इन विट्रो जर्मिनेशन भी करा सकते हैं। और कैसे कराएंगे, तो बहुत आसान सी बात है, हम लोग उस प्लांट का पॉलन ग्रेन को लेंगे, उसको एक स्लाइड पे रखेंगे, ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, ग्लास स्लाइड पे कुछ शुगर सॉल्यूशन रखेंगे, कुछ बोरिक एसिड वगैरह रखेंगे, तो और उसको माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो उस पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो हम लोग इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। तो हम लोग लैब में भी करा सकते हैं ना, विट्रो का मतलब ही होता है लैब। ये जर्मिनेशन जो है हम लोग लैब में भी करा के देख सकते हैं। मतलब क्यों किया जा रहा है, तो बस हम देखना चाहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स जो है उसमें से जो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, तो हम इसको देख सकते हैं, है ना। हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से स्लाइड बना के देख सकते हैं। ठीक है, किसमें कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं इन प्लांट्स लाइक एक होता है क्रोटोलेरिया, एक होता है पी हो गया, चिकन पी हो गया, चिकन पी, बाल्सम इटिस, इसमें हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है, तो करना है टेक pollen grains from these plants and put them on thin glass slide। ठीक है, पहले करके दिखा देता हूं। जैसे देखिए, ये लीजिए ग्लास स्लाइड, ये है ग्लास स्लाइड, इस पे कुछ पॉलन ग्रेन्स डाला जाएगा, ठीक है। फिर इस पे शुगर सॉल्यूशन और उसका कंसंट्रेशन होगा 10% कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लेंगे, बोरिक एसिड लेंगे, बोरोन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी ने सिर्फ शुगर सॉल्यूशन के बारे में बोला ग्लास स्लाइड लीजिए, ग्लास स्लाइड पे रखिए पॉलन ग्रेन्स को और 10-20 मिनट के लिए उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट के बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखिए तो आपको पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब डेवलप होता दिख जाएगा। तो वही बात मैं लिख दे रहा हूँ, टेक पॉलन ग्रेन फ्रॉम दिस प्लांट्स एंड पुट देम ऑन थिन ग्लास स्लाइड एंड पुट
10% concentrated sugar solution on the glass slide, है ना. Add boric acid on it. Let the slide 15 to 30 minutes undisturbed. Then after check on microscope. तो क्या ऑब्जर्व होगा? You will see pollen tubes coming out of the pollen grains. ये हो गया आपका प्रोसीजर अगर आप इसको लैब में कराना चाहते हैं. तो ये बात तो हो गई. अब क्या, अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे ना डिस्कस करना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग जानते हैं, जरा सीखते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे किया जाएगा. हम लोग बात क्या करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. समझते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? कैसे समझाना? ऐसे समझते हैं. चलिए मान लीजिए कि एक प्लांट है प्लांट ए और एक प्लांट है बी. दो प्लांट है, एक है ए एक है बी. आप पी क्यू कुछ भी लिखिए. तो इस प्लांट की क्या खूबी है कि ये प्लांट जो है वो डिजीज रेसिस्टेंट, यानी इसको डिजीज जल्दी होता नहीं है. ठीक है, मान लीजिए ना कि ये पैडी का ही कोई टाइप है, धान का टाइप है. एक ए एक बी, ये डिजीज रेसिस्टेंट है. और ये जो है डिजीज रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट लिख देता हूँ, है ना. ये रेसिस्टेंट है, डिजीज रेसिस्टेंट है, और ये डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है. दूसरा, इसका इल्ड जो है लो, और इसका जो इल्ड है वो है हाई. हम क्या चाहेंगे? हम तो चाहेंगे ना कि ऐसा प्लांट हमें मिले जो डिजीज रेसिस्टेंट हो और इल्ड हाई हो. तो एक क्वालिटी हमें इसमें मिल रहा है, एक क्वालिटी इसमें मिल रहा है. तब क्या करते हैं हम लोग? तब हम लोग इन दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करके एक नया प्लांट बनाते हैं सी. और इस प्लांट को ही हम बोलते हैं हाइब्रिड. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड. और इस मेथड को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. जिस मेथड से मैंने ये हाइब्रिड बनाया उसको मैं क्या बोलता हूँ? हाइब्रिडाइजेशन. अभी जो हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा? वो डिजीज रेसिस्टेंट होगा और हाई यील्ड भी होगा. इसी को हम बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. जब हम लोग आर्टिफिशियली, अच्छा ये अपने से तो नहीं होगा, जो नए हाइब्रिड बनेंगे वो खुद से तो नहीं बनेंगे, वो हम खुद बनाएंगे. इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या? तो लिखते हैं क्या कि इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग desired है ना कैरेक्टरिस्टिक्स possessing प्लांट्स, है ना. ऐसा टेक्निक है जिसमें हम अपने अनुसार जो कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं वैसा प्लांट्स बना सके. और द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस मेथड आर कॉल्ड हाइब्रिड प्लांट.
इस तरीके से जो मैं प्लांट बना रहा हूँ उसे मैं क्या कहूँगा, हाइब्रिड प्लांट कहूँगा। ठीक है, अच्छा इसके स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप्स जान लेते हैं। हर का डेफिनेशन बस जान लेते हैं। स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। दूसरा जो स्टेप है वो है बैगिंग। तीसरा जो स्टेप है वो है डी बैगिंग। और फोर्थ जो स्टेप है वो है री बैगिंग। क्या मतलब है, सबसे पहले समझिए कि अगर आर्टिफिशियली हम हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो तो यूनिसेक्सुअल में तो आसानी से होगा, तो यूनिसेक्सुअल में तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मैस्कुलिन फॉर मेल। तो फ्लावर में से मेल पार्ट के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका जो मेल पार्ट है, जो स्टामेन है, उसको कट करके फ्लावर से अलग कर देते हैं। पहला स्टेप ये किए। दूसरे स्टेप में ये किए कि वो जो प्लांट है, वो जो फ्लावर है, उस जो फ्लावर का जो पिस्टिल है उसको हम लोग कवर कर देते हैं एक बैग से। तो उसी में उसको क्या बोलते हैं, बैगिंग। बैग लगा देने को क्या बोल रहे हैं, बैगिंग। किस लिए बैगिंग कर रहे हैं, बैगिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वो जो पिस्टिल है वो डेवलप कर रहा है। अभी वो पिस्टिल क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और हम चाहते हैं डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का डस्टिंग करना। हम चाहते हैं कि जैसा पॉलन ग्रेन हम उस पर अपने मन का पॉलन ग्रेन डालना चाहते हैं, तो इसके लिए पिस्टिल को ढक के रखना पड़ेगा ना, ताकि कहीं और से उस पर पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए, कंटामिनेटेड पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए। तो पिस्टिल के कंटामिनेशन को बचाने के लिए, कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। बैगिंग कर दिए। अब जब पिस्टिल तैयार हो गया या जहाँ से हमें पॉलन ग्रेन चाहिए था वहाँ का स्टामेन तैयार हो गया, तो हम लोग उसके बैग को हटाते हैं और इस मेथड को हम बोलते हैं डी बैगिंग। बैग को हटाने को क्या बोल रहे हैं, डी बैगिंग। और उसके बाद जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन था उसका उस पर डस्टिंग कर देते हैं, उसके पॉलन ग्रेन्स को उसके स्टिग्मा पे लाके डस्ट कर देते हैं, उस पर स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद फिर से उसको बैग से बंद कर देते हैं ताकि वो आराम से अंदर ग्रो कर जाए। और इस तरीके से हम नए टेक्निक से हाइब्रिड बनाते हैं और यही इसके सारे क्या है, स्टेप्स हैं। तो याद कर रखना, इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टामेन फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बैगिंग क्या है, कवरिंग ऑफ द स्टिग्मा है, उसको बैगिंग बोलते हैं। बैग को हटाने को डी बैगिंग बोलते हैं और फिर से बैग लगाने को क्या बोलते हैं, री बैगिंग बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या हुआ, स्टेप्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब ये तो ये था आर्टिफिशियल कराने का था, बट अभी अगर हम लोग पिछले बात को लेकर चले तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है कि एम्ब्रायो में एंट्री हमारा हो चुका है। अब हमको ये जानना है कि एम्ब्रायो के बाद क्या होगा। एम्ब्रायो का बाद क्या होने का मतलब कि अब हमको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। क्यों, क्योंकि जब एंट्री हो ही गई है एम्ब्रायो में तो अब तो फर्टिलाइजेशन ही तो बाकी है। तो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है ना कि इसको यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगला जो क्लास हम लोग का होगा उस क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे और उसके बाद एक और क्लास लगेगा, 2 क्लास और लगेगा। उसके बाद ये चैप्टर जो है आप लोग का खत्म हो जाएगा। इतना आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स।